वेलकम एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में यूकैरियोट के ट्रांसलेशन का इनिशिएशन देख लिया था कि कैसे राइबोसोम आता है। उससे पहले इनिशिएशन फैक्टर कई होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, 1A, फिर 3, 5, काफ़ी सारे थे। और लास्ट में क्या हुआ था, सारे इनिशिएशन फैक्टर जुड़ गए थे स्मॉल सब यूनिट से। फिर मैसेंजर आरएनए किससे जुड़ा था, मैसेंजर आरएनए कैप था, कैप में दूसरा इनिशिएशन फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर 4F जुड़ा था और पॉली ए टेल बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ा था। तो सारे एक साथ मिलके उसको सर्कुलर कर रहे थे। उसके बाद प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ऐड हो गया, पहले 43S फिर 48S, और बाद में जब लार्जर सब यूनिट जुड़ा तो 80S बन गया। और एक ट्रांसफर आरएनए पी साइट पे आ चुका था और वो क्या था, मेथियोनिन। तो अब इनिशिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इलोंगेशन। लास्ट टाइम हम लोग कहाँ छोड़े थे, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया था, 80S राइबोसोम बन गया था और इनिशिएटर मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए स्टार्ट कोडॉन से बाउंड हो गया था। कहाँ, पी साइट पर। हमेशा जो पहला होगा मेथियोनिन वो पी साइट पे होगा और अगला जितने भी आएंगे वो ए साइट में आ गए। अब इलोंगेशन शुरू होगा। तो इलोंगेशन में क्या होगा, सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ एमिनो एसिड। जैसा प्रोकैरियोट की इलोंगेशन था वैसा ही यूकैरियोट का, इसमें कुछ नया नहीं है। कुछ फैक्टर्स अलग हो जाते हैं और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो एक आपको समझ में आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गोल क्या है कि मैसेंजर आरएनए के कोडान को रीड करना और उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड प्रिसाइसली ऐड करना। इसमें भी 3 इवेंट होते हैं। पहला क्या है, कोडान रिकॉग्निशन, सही कोडान पे रिकॉग्नाइज करना ट्रांसफर आरएनए द्वारा। फिर जो एमिनो एसिड होंगे उनके बीच क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड। पहला दूसरा दूसरा तीसरा जितने भी आएंगे सब में पेप्टाइड बॉन्ड। और हर स्टेप में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, राइबोसोम एक कोडान आगे बढ़ जाता है जिससे नया एमिनो एसिड आ पाए। तो यूकैरियोटिक इलोंगेशन के लिए ट्रांसलेशन में क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, वहाँ 70S था, यहाँ 80S है। और जो 60S लार्ज है वो कैटालिटिक मशीनरी के लिए है। मैसेंजर आरएनए है, जरूरत है कोडान प्रोवाइड करेगा जिसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड ऐड होंगे। एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए ही क्या करता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड को उसके ट्रांसफर आरएनए से जोड़ करेगा या ट्रांसफर आरएनए चार्जिंग करेगा। इनिशिएटर में क्या है, मेथियोनिन, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, ये पी साइट में आ रहा था। अब अंतर क्या होता है प्रोकैरियोट से इन तीनों का, वहाँ इलोंगेशन फैक्टर टीयू था, टीएस था। अब यहाँ क्या है, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1A, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1B। इसके भी अल्फा बीटा गामा सब यूनिट होती है, इतने डिटेल में नहीं जाना हम लोगों को। तो 1A क्या करता है, ये डिलीवर्स करता है एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए को ए साइट में। पहला वाला तो इनिशिएशन फैक्टर किया, लेकिन अगला जो नेक्स्ट आता है वो कौन करता है, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1A। और 1B का क्या काम है कि ये जीटीपी के साथ आता है तो ये फिर से इसको रीजनरेट करता है कि ये एनर्जी इसका लॉस हो जाता है तो वो एनर्जी देता है और इसको रिसाइकिल करने का काम कौन है, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1B। यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 का काम क्या है, ये राइबोसोम ट्रांसलोकेशन में राइबोसोम को एक कोडन आगे बढ़ाने में, मैसेंजर आरएनए में जीटीपी की मदद से इसको स्टेप को करने में मदद करता है। और एनर्जी सोर्स यहाँ भी क्या है, जीटीपी। तो 1A क्या करता है, नया नया ट्रांसफर आरएनए ए साइट पे लाएगा। 1B क्या करेगा, जब 1A का जीटीपी टूट जाएगा तो वापस इसको जीडीपी से जीटीपी दे देगा। और EF2 क्या करेगा, राइबोसोम ट्रांसलोकेशन में एक कोडन राइबोसोम को आगे बढ़ाएगा जिससे नया अमीनो एसिड ए साइट पे आ सके। फिर से हम लोग देखते हैं साइट क्या होते हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए को एमिनो एसिड साइट, पी को पेप्टिडिल साइट क्योंकि यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और ई क्या है, एग्जिट साइट। तो हमेशा इनकमिंग एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कहाँ आएगा, ए साइट में। और जो पहले का रहेगा वो कहाँ रहेगा, पी साइट में। और एग्जिट से निकल जाएगा जब इसका इससे एमिनो एसिड टूट जाएगा, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो इसका स्टेप का फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो पहला
एमिनो एसिड तो जुड़ चुका है मेथियोनिन, उसके बाद जो अगला एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए आएगा, कोई भी एमिनो एसिड हो जो इस कोडान के अकॉर्डिंग होगा, वो कौन डिलीवर करेगा? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 है। तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 है किसके साथ जुड़ा है? जीटीपी के साथ। और ये किसके साथ जुड़ जाएगा? एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, और यहाँ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड होगा। और ये कॉम्प्लेक्स कहाँ बाइंड करेगा? ये साइट ऑफ राइबोसोम, उसके एंटीकोडान के बेस पेयर के अकॉर्डिंग। और जब कोडान एंटी कोडान रिकॉग्निशन हो जाएगा तो राइबोसोम में क्या होता है? एक स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशन में उसके चेंज आता है। जब सही एमिनो एसिड इसमें बैठ जाएगा, कोडान एंटी कोडान रिकॉग्निशन हो जाएगा, सही हो जाएगा, तब क्या होगा? जीटीपी हाइड्रोलिसिस होगा किसका? यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 है, जो इस ट्रांसफर आरएनए को एमिनो एसिड के साथ लाया था। तो जब जीटीपी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा इससे, यहाँ जुड़ा था इससे अलग हो जाएगा। और अलग होने के बाद क्या होता है? यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 भी क्या करेगा? इसको वापस जीटीपी जीटीपी से जीटीपी देगा और ये वापस एक्टिव हो जाएगा, फिर दूसरे ट्रांसफर आरएनए के साथ रिएक्ट करके उसको लाएगा। और यहाँ क्या हुआ? करेक्ट एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए इसमें बाइंड कर चुका है। तो इसके एक्यूरेसी को कैसे देखा जाता है? फिर इसमें प्रूफ रीडिंग होता है कि ये सही जुड़ा है कि नहीं। अगर इनकरेक्ट जुड़ जाएगा तो क्या होगा? पहले ही डिसोसिएट हो जाएगा जीटीपी हाइड्रोलिसिस से पहले। ये स्टेप सिमिलर है जैसा प्रोकैरियोट में होता था। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इन दोनों एमिनो एसिड को एक दूसरे से जोड़ना। किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या जगह है? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर, जो कहाँ लोकेटेड होता है? 60s सब यूनिट के 20s राइबोसोमल आरएनए पार्ट में। वहाँ 23s राइबोसोमल आरएनए पार्ट में होता था 50s के प्रोकैरियोट में। तो यहाँ इन दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। कैसे होता है? जो अल्फा एमिनो ग्रुप होगा, उसमें भी डिटेल में बात किए थे हम लोग प्रोकैरियोट में, कि उसका एमिनो ग्रुप जो NH2 होगा वो किस पे अटैक करता है? पी साइट में जो एमिनो एसिड है उसके कार्बोनिल कार्बन पे। और इससे क्या होता है? न्यू पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और जो ये एमिनो एसिड पी साइट पे है वो किससे जुड़ जाता है? ए साइट के एमिनो एसिड से। और पी साइट वाला ट्रांसफर आरएनए क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है? इसमें क्या हुआ? पहले मेथियोनिन पी साइट में था और मान लीजिए एलानिन ए साइट में आ गया, तब क्या होगा? इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। और मेथियोनिन इससे बॉन्ड बनता किससे? मेथियोनिन और एलेनिन के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तब ये आरएनए से जो जुड़ा था वो ये टूट जाएगा और इससे जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? पेप्टिडिल ट्रांसफर आरएनए जो पी साइड में है, और नया एमिनो एसिड जो आया है, एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, वो कहाँ है? ए साइड पे है। अब क्या हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद जो पी साइड में था वो डी एसिटाइलेटेड हो गया, यहाँ छूट गया है। तो यहाँ ये क्या होगा? डी एसिटाइलेटेड होगा, मतलब इसमें कोई एमिनो एसिड नहीं होगा, जैसे यहाँ दिख रहा है ये डी एसिटाइलेटेड हो जाएगा। और इस पे क्या होगा? ये पेप्टिडिल, एक से ज्यादा इसमें एमिनो एसिड जुड़ जाएंगे। तो किसी ने कहा था हमको किसी लेक्चर में कि ऐसे डायग्राम तो हम लोग एग्जाम में नहीं बना पाते, तो कैसे बनाएंगे? तो आप ऐसे हैंड रिटन डायग्राम बना सकते हैं, एक गोला ऊपर छोटा गोला नीचे, यहाँ ई साइड भी होगा, ये समझाने के लिए बस इसको पी और ए साइड और ऐसे आरएनए को बनाया जाता है। और आप क्लियरली दिखा सकते हैं एक एमिनो एसिड कैसे दूसरे से जुड़ रहा है। तो ये सब रिएक्शन कौन कर रहा है? ये राइबोसोम कर रहा है, जैसे प्रोकैरियोट में भी कर रहा था। और इसको क्या कहते हैं? राइबोजाइम एक्टिविटी, क्योंकि इसमें कोई राइबोसोम है, उसका राइबोसोमल आरएनए पार्ट कर रहा है, प्रोटीन पार्ट नहीं कर रहा है। तो फाइनली क्या रिजल्ट आया कि पी साइट में क्या हो गया? ट्रांसफर आरएनए का एमिनो एसिड चला गया, वो क्या हो गया? डी एसिटाइलेटेड। और ए साइट क्या है? अब सारा एमिनो एसिड यही कैरी करके अपने ऊपर बैठा है। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में कौन मदद करता है? यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 जीटीपी। तो हम लोग उसमें भी देखे थे प्रोकैरियोट में कि ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? ये पूरा राइबोसोम क्या होगा? एक कोडन आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा,
ये यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 जीटीपी के मदद से। तो एक कोडान आगे बढ़ गया तो यहाँ 3 में पी था, पी यहाँ से ई आ गया, और जिसमें सारा एमिनो एसिड था। ये कई साइकिल के बाद का दिखा रहा है, यहाँ तो 2 ही होना चाहिए। मान लीजिए 5-6 बार ये साइकिल चल चुका, उसके बाद ट्रांसलोकेशन हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हर ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, एक कोडान आगे बढ़ेगा, और ये क्या होगा, पी वाला जो है ई साइट में आ जाएगा, ए वाला पी साइट में आ जाएगा, और ए साइट फिर खाली हो जाएगा कि नए एमिनो एसिड ट्रांसफर आने के आने में। तो इसमें कौन मदद कर रहा है, जीटीपी हाइड्रोलिसिस। कौन जीटीपी ला रहा है, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। और ये जब लाता है एक कॉन्फर्मेशन चेंज होगा, और राइबोसोम क्या होगा, मैसेंजर आरएनए में एक कोडान आगे बढ़ेगा, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड। जिससे क्या होगा, ए साइट में जो ट्रांसफर आरएनए था वो पी साइट में आ गया, पी साइट का ट्रांसफर आरएनए अब ई साइट में आ गया। और ई साइट का ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, जब यहाँ आ जाता है कोई अमीनो एसिड तो इसमें जुड़ा नहीं था, ये निकल जाता है, ये एग्जिट हो जाता है। और ए साइट खाली रहता है कि नया कोई ट्रांसफर आरएनए किसके साथ है, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 जीटीपी के साथ। और इस सारे प्रोसेस में कितना एनर्जी यूज हुआ, 1 जीटीपी। तो इलॉन्गेशन में कहाँ का एनर्जी यूज हुआ, जब एमिनो एसिड पहले डिलीवर हुआ, किसके मदद से, इनिशिएशन इलॉन्गेशन फैक्टर 1 की मदद से एक एटीपी कंज्यूम हुआ। और दूसरा एटीपी राइबोसोम ट्रांसलोकेशन में कंज्यूम हुआ, जो किसके द्वारा हुआ, यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 2 के द्वारा। जो ये राइबोसोम का ट्रांसलोकेशन होता है, इसमें कई अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनते हैं, रोटेटेड नॉन रोटेटेड। ये सब हम लोग कभी डिटेल में नहीं पढ़ना है, कभी आगे मौका मिलेगा तो इनको डिस्कस करेंगे। इसमें हाइब्रिड स्टेट भी आता है, जैसे पी शिफ्ट किस में हो रहा है, ई में। तो जो पहले पी था वो ई हो गया, तो पी हाइब्रिड बनता है। और जो ए था वो पी बन जाता है, ए पी हाइब्रिड बनता है। तो इन सब चीज़ों को अभी डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। जैसे पहले बताया गया था कि यूकैरियोटिक का ट्रांसलेशन का इलोंगेशन काफी रेगुलेशन होता है। तो रेगुलेशन किसमें होता है, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 को फॉस्फेट जोड़ के या निकाल के इसको एक्टिवेट या वो डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे रिएक्शन होगा या तो नहीं होगा। क्योंकि इसका काम क्या था कि ये राइबोसोम को ट्रांसलोकेशन, तो अगर ये आएगा ही नहीं तो ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। इसी तरह से यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 को भी फॉस्फोराइलेशन करके ट्रांसलेशन के रेट को फास्ट या स्लो किया जाता है। कुछ मैसेंजर आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी मॉडिफाई करके ट्रांसलेशन के स्पीड को बदला जा सकता है। कुछ कोडा न्यूज बायस होते हैं, ये सब अभी इस लेवल का नहीं है तो इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। कुछ ड्रग्स होते हैं जो इस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सामाइड होता है जो ट्राइबोसोम ट्रांसलोकेशन को इफेक्ट करता है, जिससे पेप्टिडिल ट्रांसफर एक्टिविटी नहीं होगा। इसी तरह एनिसोमाइसिन क्या करता है, ये भी पेप्टिडिल ट्रांसफर आरएनए सेंटर पे जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को रोकता है। एक बीमारी होता है डिप्थीरिया, इसमें एक टॉक्सिन बनता है, ये किसको टारगेट करता है, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। जिससे क्या होगा, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, EF2। एक हैरिंगटोनिंग होता है, जिसमें इनिशिएशन टू इलोंगेशन ट्रांजिशन जो होता है, इसी को वो डिले कर देता है। तो एक बार एग्जाम से पहले पढ़ना हो तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे कि इलोंगेशन में 4 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए एक नया अमीनो एसिड को लेके कहाँ आ रहा है, ए साइट में आ रहा है। किसके मदद से आ रहा है, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 जीटीपी के साथ। और रिजल्ट क्या होता है, सही लाएगा तो करेक्ट कोडान एंटी कोडान मैचिंग हो जाएगा और वो बैठ जाएगा। जब बैठ गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगले जो नेक्स्ट उसके बगल में पी साइड में है, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करना। और ये कौन करता है, राइबोसोम का राइबोसोमल आरएनए पार्ट। अगर 28S याद भी नहीं है, राइबोसोम लेके वो भी चल जाएगा। और इसमें क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है किसका, पेप्टाइड का, किसमें, ए साइड में। पी साइड में जो एमिनो एसिड जुड़ा था वो कहाँ चला जाता है, ए साइड में। तीसरा टेप क्या है, ट्रांसलोकेशन। अब क्या होता है, राइबोसोम एक कोडान आगे मूव कर जाएगा। कौन मूव कराने में मदद करेगा, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 जीटीपी। और लास्ट में क्या होगा, जो ट्रांसफर आरएनए ये तो मूव कर गया, जिससे क्या होता है, जो
पी साइट में था वो कहाँ आ जाएगा, ई साइट पे, और ट्रांसफर आरएनए रिलीज होगा। ई साइट वाला ट्रांसफर आरएनए एग्जिट होगा, ए वाला पी में आ जाएगा और ए में नया आ सकता है। इन सब का क्या सिग्निफिकेंस है, ये रैपिडली होता है लेकिन प्रोकैरियोट से काफी स्लो होता है। कभी कभी को ट्रांसलेशन फोल्डिंग भी चालू हो जाता है, प्रोटीन फोल्ड करने लगता है। कई रेगुलेटरी कंट्रोल होते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स होते हैं। अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी है तो क्या होता है, प्रोटीन तो बनता है लेकिन सही से फोल्ड नहीं कर पाता, और आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन फोल्डिंग से ही प्रोटीन फंक्शनल होता है। यह ट्रांसलेशनल अरेस्ट हो जाता है, ट्रांसलेशन रुक जाता है, और कैंसर और न्यूरो डिजेनरेशन जैसे काफी खतरनाक बीमारी हो सकता है अगर इलोंगेशन में ऐसी गड़बड़ी आ जाए। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के ट्रांसलेशन में डिफरेंस देखिए, तो हम लोग प्रोकैरियोट में भी देखे, सॉरी इनिशिएशन फेज में भी देखे थे। अब इलोंगेशन में भी देखेंगे क्या अंतर है। राइबोसोम क्या है, 70s था, यहाँ 80s है। इलोंगेशन फैक्टर वहाँ क्या था, टीयू, टीएस और जी, और यहाँ क्या है, वन ए। यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर वन ए, वन बी और टू है। वहाँ इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए क्या था, फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन, यहाँ बस मेथियोनिन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट में काफी फास्ट होता है, 20 एमिनो एसिड पर सेकेंड, और यहाँ काफी रेट स्लो है, 5 एमिनो एसिड पर सेकेंड है। वहाँ कोई खास रेगुलेशन नहीं था, जो रेगुलेशन था वो मैसेंजर आरएनए लेवल पे भी होता था ज़्यादा। यहाँ काफ़ी रेगुलेटेड होते हैं और सिग्नलिंग पाथवेज है, जो कभी किसी और लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी इलोंगेशन इतना ही हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टर्मिनेशन का बात करेंगे कि कैसे यूकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस को रोका जाता है। तो किसी को भी कोई भी प्रकार का डाउट हो तो वो जरूर कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।